नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं मुनसिफ टीवी का ये ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है कारोबार। कारोबार की हर किस्त में हम वो तमाम सवालात शामिल करते हैं जो कहीं ना कहीं आपके जहन में होते हैं या बाज़ार में, मार्केट में, जो कारोबार का जो एक बाज़ार मार्केट बना हुआ है, इसमें वो सवाल कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं, उनके जवाबात आप भी तलाश कर रहे होते हैं। वो तमाम सवाल हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आपने देखा होगा, एलन मस्क की अगर मैं बात करूं, बिल गेट्स की बात करें, गौतम अडानी की बात करें, सभी लोग कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं और एक कामयाब सफल व्यवसायी हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को स्टैंड किया है। बिजनेस से जुड़े हुए सारे सवालात हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ इस वक्त है इमाम तारिक साहब, जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट है, इमाम एसोसिएशन के आप फाउंडर भी हैं। इनसे हम वो तमाम सवालात पूछेंगे जो कहीं ना कहीं आपके जहन में है। पिछली किस्त में हमने बात की थी जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो आखिरी तारीख आ रही है 31 जुलाई, इसको लेकर हमने तमाम वो सवालात शामिल किए थे। कुछ चीज़ें बच गई थी, बकाया सवाल जो है वो आज की किस्त में हम शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो 31 जुलाई को जो इनकम टैक्स रिटर्न की फ़ाइल दाखिल करने की जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, उसके मुतालिक मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स का अगर आप इंडिविजुअल है या फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म है जिसको टैक्स ऑडिट नहीं आती है, या आप इंडिविजुअल है जैसा कि सैलरी है, या आपको रेंट का इनकम आती है, या फिर कोई ऐसी इनकम अदर सोर्सेज आता है जैसे कि इंटरेस्ट आता है, या फिर आपको टीडीएस कट होता है, तो ये तमाम चीज़ों के लिए आपको रिटर्न्स डालने पड़ते हैं। तो ये रिटर्न्स का लास्ट डेट आपको जुलाई 31 दी गई है। अगर आप बड़े कारोबारी हैं जिनका कारोबार ऑडिट के डेफिनेशन में आता है, जैसे कि 1 करोड़ से ज़्यादा का आपका सेल है, तो जब आपको आगे की 31 अक्टूबर की डेट आपको लास्ट डेट पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल छोटे कारोबारी को और सैलरी वालों को और रेंटल इनकम वालों को उनकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। और कल गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट भी किया है कि ये लोग डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास सब लोग ज़्यादा आ रहे हैं कि सर डेट एक्सटेंड होगी क्या। तो ये आप माइंड करके रखें कि ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में ये लोग डेट एक्सटेंड नहीं करना चाह रहे हैं। और ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने 8 दिन पहले, 9 दिन पहले उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि वेबसाइट प्रॉपरली चल रही है, ये वेबसाइट से आप अपलोड कर सकते हैं आपके रिटर्न्स, तो आपको हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो ये एक्सटेंशन का दिमाग से निकाल दीजिए। अब ये हो गया कि आप जब अप्रोच करते हैं आईटी डिपार्टमेंट को, तो आप कैसे करेंगे। पहले ऐसा होता था, आप 8-10 साल पहले, कि आप पूरा पेपर पे फिल करते थे फॉर्म, या उसको प्रिंट लेते थे पेपर पे, फिर साइन करके आप सबमिट करते थे। अब ये प्रक्रिया हो गई है कि आपको सब कुछ ऑनलाइन अपलोड करना है। तो आपको आपके कंप्यूटर पे या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्यूटर पे जाके आपको इनकम टैक्स की ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइलिंग, बल्कि अगर आप गूगल पे मारेंगे तो आपको फर्स्ट साइट वही आ जाएगी। तो वो साइट के ऊपर आप जाके आपका पैन नंबर डालिए, अपने आप को रजिस्टर करिए। तो ये रजिस्टर कैसा करेंगे, आप जो है पहले आपका पैन नंबर डालिए, उसके बाद में उन्हें नेक्स्ट स्टेप पूछेगा आपसे, तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह सब डालना पड़ेगा, आपका पासवर्ड डाल लेना पड़ेगा। उसके बाद वो आपसे आपका आधार का ओटीपी पूछेगा, क्योंकि आपको आधार भी लिंक करना है जी। तो जैसा आपका आधार का ओटीपी पूछेगा और वो ओटीपी आएगा, तो कंप्यूटर वहाँ का इनकम टैक्स का कंप्यूटर ये आइडेंटिफाई कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ठीक है ये करेक्ट आदमी फिलअप किया है, तो वो सारा डेटा आप जो फिलअप किए हैं वो रजिस्टर कर लेगा आपको। एक बार आप रजिस्टर हो गए, उसके बाद से आप आपके सारे इनकम डिटेल्स फिल कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट ने यूटिलिटी दी है, तो उस यूटिलिटी में आप सारे आपके इनकम के डिटेल्स फिल करने होंगे और उसको अपलोड दबा के सबमिट करना पड़ेगा। एक बार सबमिट करने के बाद भी आपको 2 ऑप्शंस देता है कि आप या तो डिजिटल सिग्नेचर से अटैच करिए, या फिर आप आधार ओटीपी का सिस्टम लीजिए। तो इसमें ये होता है कि कई बार लोगों के, जैसे लोग बाहर रहते हैं करते हैं, उनका ओटीपी उनके बाहर के फ़ोन पे नहीं आता है, कई बार कुछ इश्यूज़ होते हैं। तो वो सिस्टम में क्या होता है कि आपको एक वेरिफिकेशन फॉर्म प्रिंट आउट निकलेगा, तो वो आप साइन करके उसको बेंगलोर के ऑफिस भी जाना पड़ेगा। वहाँ पे नीचे बेंगलोर हुजूर ऑफिस वो एड्रेस रहेगा प्रोसेसिंग का, तो उस पर आप उस पर सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप सबमिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अपलोड हो जाएगा। तो इसमें ये तीनों मेथड में सबसे बेस्ट तो डिजिटल सिग्नेचर का है, क्योंकि इमीडिएट आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल। उससे दूसरा जो मेथड है वो है आपको कि OTP से वेरीफाई कर लें।
तो उसमें क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर क्योंकि हमें ख़रीदना पड़ता है तो वो पैसे बच जाएंगे, OTP से आप फ्री में कर सकते हैं। जो थर्ड वन है जो साइन करके भिजाना है, उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कई बार आप भिजा रहे हैं साइन करके, मगर वो लोग वहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं बैंगलोर में, वो वैसे ही साइड में वो पेपर रह जा रहा है क्योंकि वो लोग कभी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं देते, तो आपको कोई एक प्रूफ भी नहीं हो रहा है कि आपका सबमिट हुआ है। तो इसीलिए बेटर ये आप OTP के लिए ट्राई करें। और अगर आप OTP नहीं आ रहा है तो आप जो है आधार के ऑफिस को जाके अपना फ़ोन नंबर अपडेट कर लें, या फिर जो है आप बैंक से जाके आपका फ़ोन नंबर और पैन नंबर अपडेट कर लें, करके जब फिर OTP जनरेट करने की कोशिश करें। तो उस तरीके से अगर आप अपलोड करेंगे तो डेफिनेटली अपलोड हो जाएगा। आपके ज़रिए से मालूमात में इजाफा कर लेता हूँ, जी। कौन कौन से ट्रांजेक्शन हमें इस RTI की जो ITR की जो हम फाइल दाखिल करने जा रहे जी, हैं, जी। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को हमें शो करना ज़रूरी होगा? जी, देखिए क्या होता है कि इसमें 5 हेड्स है। अब एक तो है आपका सैलरी का हेड, तो जी। अगर आपकी कुछ सैलरी है तो आप वो सैलरी डाल सकते हैं। सैलरी में आप ये देखिए कि आपको ग्रॉस सैलरी कितनी मिल रही है, उसके अंदर फिर आपको HRA कितना मिल रहा है, ये सारा सारा आपको आपके फॉर्म 16 में अवेलेबल रहेगा। तो फॉर्म 16 देके आपको इसको फिलअप करना पड़ेगा, और फाइनली आप देखिए कि आप जो फिलअप किए हैं ये फॉर्म 16 की एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर समझिए आप कहीं मिस्टेक आ रहा है, कहीं आपको पेएबल आ रहा है, ये रिफंडेबल आ रहा है, इसका मतलब फिर आपने कहीं कुछ मिस्टेक की है। उसके अलावा फॉर्म 16 के अलावा नॉर्मली आपको बैंक इंटरेस्ट भी उस सैलरी वाले को डालना पड़ता है नॉर्मली। तो बैंक इंटरेस्ट का फिगर आपको अब नया एक वो रखे हैं कि लोग TIS बोल के और AIS बोल के सिस्टम्स निकाले हैं। तो इसमें क्या है, AIS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या TIS मतलब टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सिस्टम में होता ये कि आपका कोई बैंकों में सेविंग इंटरेस्ट है या फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट है, तो वो इनकम टैक्स को जो भी रिपोर्ट हो रहा है वो सारा रिपोर्ट उसमें आपको ऑलरेडी अवेलेबल दिखेगा। तो ये हो जाएगा कि आपका एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम से आप देख सकते हैं कि आपके टोटल सेविंग अकाउंट में या FD अकाउंट में आपको इंटरेस्ट कितना आया है। क्योंकि नॉर्मली होता ये कि आप एम्प्लॉयर को तो बोलते नहीं है कि आपके सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट क्या, तो ये फॉर्म 16 प्लस ये इंटरेस्ट की इनकम मिला के इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको और कोई दूसरी इनकम है, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी है, ये रेंटल इनकम है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो आइटम है वो हाउस प्रॉपर्टी का ही। तो ये रेंटल इनकम में आप कई लोगों के ऐसा होता है कि भाई कुछ काम दूसरा नहीं कर रहे, कारोबार नहीं है, मगर रेंट आ रहा है, तो ये रेंट आप डिक्लेयर करें। ये जितने प्रॉपर्टीज़ हैं आपके, वो प्रॉपर्टी का नाम, टेनेंट का नाम वगैरह डाल के फिर आप अमाउंट डाल सकते हैं कि कितना आ रहा है। फिर उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप भरे हैं तो वो प्रॉपर्टी टैक्स आप माइनस कर सकते हैं उससे। तो ये होता है कि अगर आप समझिए, एक एग्जांपल ले लिया आसान कैलकुलेशन के लिए, 1 लाख रुपए रेंट आया है, तो उसका आपको 70% आपको टैक्स में आएगा, 30% आपको सेक्शन 54 करके रिपेयर्स का डिडक्शन दे देंगे। तो अब मुझसे कई लोग पूछते हैं, सर एक्सपेंसेस होते हैं काफ़ी, मैं प्रॉपर्टी के ऊपर एक्सपेंस करता हूँ, रिपेयरिंग के लिए करता हूँ, प्लम्बर को देता हूँ, इलेक्ट्रिशियन को भी पे करता हूँ, जो कि किराएदार को फैसिलिटी मुझे देना है। तो ऐसा हो रहा था पहले कि काफ़ी झगड़ा हो रहा था, कोर्टों में केस जा रहे थे कि मैंने ख़र्चा ज़्यादा किया, आप गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, मैं पूरा बिल्स बता सकता हूँ ये करके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया कि आप जो है जो भी रेंट आ रहा है आपको, हम उसमें से 100 में से 30 रुपये आपको रिपेयर्स के लिए माफ़ी दे देंगे, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। प्लस आप अगर आपके जेब से म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं तो वो भी आपको डिडक्शन बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपका टेनेंट पे कर रहा है, आप नहीं पे कर रहे अपनी जेब से, तब आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका टेनेंट ऑलरेडी रेंट के अलावा पे कर रहा है, तो वो डिडक्शन आप माइनस नहीं कर सकते अगर आपका टेनेंट पे कर रहा है तो उसके बाद में आप वो फाइनल फिगर पे अराइव होंगे। उसके बाद वो फिगर अराइव हुए बाद में आपको बच्चों की स्कूल की फ़ीस या LIC ये डिडक्शंस वगैरह आपको माइनस करना रहेगा, और जो भी ये सब 1.5 लाख तक आपको माइनस कर सकते हैं। उसके अलावा वो 1.5 लाख के अलावा आप मेडिकल इंश्योरेंस भी माइनस कर सकते हैं। और अगर आप वो प्रॉपर्टी जो रेंटल इनकम है आपकी, उसके ऊपर आपने परचेस के टाइम पे लोन लिया है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए लोन लिया है एडिशनल, तो आप जो है ये जो परचेस के टाइम का लोन है आपका, इसको आप माइनस कर सकते हैं।
तो ये लोन आपके रेंटल उसमें से माइनस किया जा सकता जी। है और बैलेंस अमाउंट को आप इनकम में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सेकंड हेड भी जो इनकम फ्रॉम रेंटल है वो रेंट भी आप कवर कर दिए हैं। अब देखिए थर्ड दूसरा और एक हेड है, ये है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये बिजनेस आपको अगर छोटे व्यापारी हैं तो आपको ये जुलाई के उसमें ही डालना पड़ेगा। इसमें क्या रहता है कि आपको आपका बिजनेस इनकम डिक्लेयर करें, आपके खर्चे डिक्लेयर करें और फिर जो बैलेंस बचता है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपको कई खर्चे ऐसे होते हैं जो आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, आपने बिल नहीं रखे, या फिर आपने कई एक्सपेंडिचर्स ऐसे किए हैं जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सक रहे कि भाई मैंने इसके लिए क्या है। तो इसके लिए आपको नॉर्मली ये एडवाइजेबल है कि आप जब भी कोई ख़र्चा करते हैं आप कहीं नोट कर लें उसको, और कुछ का कुछ अगर बिल है तो आप उसकी एक फ़ोटो तो भी एटलीस्ट लेके रखें। और बिल्स जो है कि आप एक बॉक्स वगैरह कुछ मेंटेन करें, बॉक्स फाइल, उसके अंदर बिल्स पूरे आप क्लिप करके रखें, क्योंकि बिल्स आपका हथियार है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको काम आ सकते हैं जो आप बिल्स वो करते हैं। तो ये चीज़ करना है। और आपको ये बिज़नेस इनकम का भी, अगर आप छोटे व्यापारी हैं, आप ऑडिट में नहीं आते हैं, तो ये भी 31 जुलाई से पहले ही आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जो टैक्स पेयर सोचता है कि मुझे ये शेयर नहीं करनी है, जी जी वो हाइड कर लेता है, छुपा लेता है, जी या बाज़ दफ़ा कुछ प्राइवेट वजूहात बन जाती है कि मैं ये जो ट्रांजेक्शन है वो मैं शो नहीं करूँगा। अगर ऐसी कंडीशन में टैक्स पेयर पकड़ा जाता है या पता लग जाता है कि उसने कुछ ट्रांजेक्शन हाइड किए, तो इस कंडीशन में क्या चीज़ें हो सकती हैं? जी, देखिए क्या हो रहा है कि अभी ट्रांजैक्शंस अक्सर लोग ये समझते हैं कि भाई मैं छुपा लिया, अगर मैं नहीं बताया तो ये किसी को पता नहीं चलेगा, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है जिससे सब डिपार्टमेंट, सारे महकमों से आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। अब जैसे कि आप अगर कोई बड़ी गाड़ी खरीद लिए तो आपको कार के शोरूम से इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चले जाएगी कि आपने गाड़ी खरीदी है। अगर आप कोई रेंट नहीं बताना चाह रहे, छुपा लेना चाह रहे, आपको ऑलरेडी आपके जो रेंट के ऊपर TDS कट हुआ है वो पूरा आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने कोई बड़ा ट्रांजैक्शन किया, जैसे कि आपने कैश विड्रॉ कर लिया, कैश डिपॉजिट, उसके ऊपर कुछ नॉमिनल एक TDS अमाउंट डिडक्ट होता है, मगर ये TDS अमाउंट नॉमिनल जो है ऑलरेडी आपके टैक्स रिटर्न में बताना शुरू कर देता है। तो आपके ऑफिसर को ऑटोमेटिक मालूम होगा कि भाई इतना सारा अगर कैश विड्रॉ का चार्जेस हुए हैं तो डेफिनेटली ये बंदे ने कैश निकाल के कुछ ब्लैक अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया है या कुछ किया है, तो उससे एक्सप्लेनेशन हमें लेना है। क्योंकि आप देखिए कैश के एक्सपेंडिचर्स वगैरह पे भी गवर्नमेंट ने ब्रेक्स लगाए हुए हैं और वॉच कर रहे हैं कि भाई आप ज़्यादा कैश भी ना विड्रॉ करें और ज़्यादा कैश भी डिपॉजिट ना करें अपने बैंक में। तो उस तरीके से आप गट सकते हैं। और क्या होता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस किए हैं तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ पे आपने रजिस्ट्री की है, वो सब रजिस्ट्रार जो है आपको रिपोर्ट करेगा, वो सारा ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देगा। और ये ट्रांजैक्शन जब गवर्नमेंट को रिपोर्ट होता है सब रजिस्ट्रार से, तो ऑटोमेटिक आपके लॉगिन में नज़र आएगा। आप जो लॉगिन करते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाके आपके पैन नंबर में, आपके पैन नंबर में वो ट्रांजैक्शन नज़र आएंगे। अब देखिए हो क्या रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं भाई अभी तो ट्रांजैक्शन हमें अभी नज़र नहीं आ रहे हैं तो हम छोड़ देंगे इसको। ये होता है कि कई महकमे ज़रा लेट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लेट अपडेट करते हैं, तो आपका रिटर्न फाइलिंग के बाद में भी अपडेट होके आपके ट्रांजैक्शन को क्वेश्चनिंग हो सकती है, आपके रिटर्न्स को क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो ये एडवाइजेबल है कि आप ट्रांजैक्शन छुपाएं नहीं, आप उसको प्रॉपरली बताइए, उसके अगेंस्ट में क्या खर्चे हुए हैं वो बताइए, उसको प्रॉपरली क्लेम करिए और उसको बताते हुए उसको प्रॉपर टैक्स ट्रीटमेंट में, टैक्स प्लानिंग में लेके आइए। आमतौर पे जो हाइड कर लेते हैं टैक्स पेयर जिस अमाउंट को, आमतौर पे वो कौन सा, मतलब कौन से फैक्टर, कौन से सेक्टर का अमाउंट होता है? जी देखिए ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि हम कोई चीज़ अगर नहीं बताते हैं तो वो नहीं आएगी। ये कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे कि अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन समझे कि लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर हमने 30 लाख से कम क्या रखा तो अब वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बताएगा ही नहीं। या फिर जो है ऐसे ट्रांजैक्शंस जैसे कि जो आपने कैश में कर लिए,
मगर कैश वाले ट्रांजैक्शन आमतौर पर जी, छुपाए जाते हैं। नहीं, कैश में कर छुपाए जाने का नहीं है। आप कैश में एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, अब ये समझ रहे हैं कि मेरे बैंक में तो नहीं आया, जी बिल्कुल। मगर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उसे रिपोर्ट कर देगा कि ये ट्रांजैक्शन कैश का है, तो उसमें फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये देखना ज़रूरी है कि आप ट्रांजैक्शंस जो छुपाना चाह रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस कहीं और से रिपोर्ट ना हो जाए, और नॉर्मली वो हो रहे हैं रिपोर्ट कहीं और से। आप समझ रहे हैं मैं खामोश बैठ रहा हूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा, मगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हो रहा है। आप देखिए, एक 5,000 भी आपके बैंक में इंटरेस्ट आता है तो आपके पैन में दिखा रहा है वो इंटरेस्ट कि भाई ये इंटरेस्ट आया है। तो उतनी नॉर्मिनल, उतनी छोटी चीज़ भी आपके पैन में नज़र आ रही है। और ये हो रहा है कि ये सिस्टम्स को और इंटेलिजेंट बना रही है गवर्नमेंट, ये जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं इसको और इंटेलिजेंट बना रही है। तो ये लोग कभी भी इसको और इंटेलिजेंट करके जो मिस हुए हैं ट्रांजैक्शंस उसके बारे में भी वापस पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज नहीं पूछा तो वो लोग कल नहीं पूछ सकते, वैसी बात नहीं है। आज उनके पास शायद वैसा इंफॉर्मेशन नहीं होगा या वैसा डिटेल नहीं होगा, मगर नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो लोग कभी भी पूछ सकते हैं इसकी चीज़। ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये लोग कभी भी आपको अप्रोच करके आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, आपके रिटर्न्स को फिर से सबमिट करने के लिए बोल सकते हैं, या आपको चेंज करके सबमिट करो, टैक्स के साथ, लेट फीस के साथ और पेनल्टी के साथ सबमिट करो बोल के बोल सकते हैं। अगर आप समझिए कोई इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसा सोर्स जो आपको आता है, वो सोर्स अगर आप छुपा लिए हैं, तो अगर आप ये सोर्स अगर पैसा छुपाते हैं तो ये सोर्स में आपको 82% की तक पेनल्टी आ सकती है आपको, मतलब वो हो सकता है जो टोटल अमाउंट है उसका 82%। जी हाँ। तो उसके बाद में उसकी लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब मिला के समझिए 10 लाख आपने छुपाया तो शायद आपको पेनल्टी 12 लाख तक भी पड़ जाए या 15 लाख तक भी पड़ जाए, क्योंकि ये जब से आपने छुपाया तब से जब तक ये लोग फाइंड आउट किए हैं वो पूरा पीरियड का इंटरेस्ट भी लगेगा। जी हाँ। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आप छुपाने का तो हरगिज़ मत करिए, उसके बजाय आप सारा डिस्क्लोज करिए, उसको कैसा प्लान करना है आपके टैक्स कंसल्टेंट से, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस करके प्रॉपर करेक्ट रिटर्न फाइल कीजिए। ये आज के ज़माने की इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम एडवाइस बोलूँगा मैं आपको, किसी भी कारोबारी के लिए, चाहे वो किसी भी कारोबारी या कोई भी फील्ड के हैं। आप आपकी इनकम डिक्लेयर करिए और फिर उसको प्लान करिए। डिक्लेयर करे बाद में आप उसमें खर्चे बता सकते हैं, आपका टर्नओवर है, सब कुछ आमदनी में नहीं आता है क्योंकि आपको खर्चा भी करना पड़ता है वो आमदनी कमाने के लिए। तो वो सब चीज़ आपको आपके सीए या आपके टैक्स कंसल्टेंट आपको प्रॉपरली अरेंज करवा के दे सकते हैं। आजकल प्रॉपर्टी सेलिंग भी ऑनलाइन काफ़ी मतलब प्रमोट हुई आगे आई है, लेकिन ऑफलाइन प्रॉपर्टी सेलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। जी। प्रॉपर्टी सेलिंग में जो टैक्स पेयर है वो किस तरह से अपने आप को अच्छे तरीके से इस फील्ड में आगे बढ़ा सकता है? अब देखिए, लोग क्या होता है कि भाई आज आप प्रॉपर्टी सेल की है, वो 1 करोड़ की है, आप समझते हैं कि भाई ये पूरे 1 करोड़ पे मुझे टैक्स लग जाएगा। ये गलत है, ये नहीं लगता है। आपने समझे 5 साल पहले वो प्रॉपर्टी खरीदी थी 80 लाख में, तो 1 करोड़ में से 80 लाख तो माइनस हो ही जाएंगे, तो आपको बचेगा सिर्फ प्रॉफिट 20 लाख रुपए। फिर ये जो 80 लाख महंगाई की वजह से ये बढ़ के 90 हो सकते थे, तो आपको सिर्फ 80 माइनस करने नहीं देंगे लोग, 80 से बढ़ के ये महंगाई का बेनिफिट भी आपको माइनस करने देंगे। तो आपको 1 करोड़ माइनस 92, 93 जो भी है वो माइनस करने देंगे। प्लस क्या होगा कि आपने जब 80 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी तब आपने ब्रोकरेज दिया था, कमीशन दिया था, वो माइनस करने का चांस मिल जाएगा आपको। अगर आपने चेक से दिया हुआ है, अगर कैश से दिया हुआ है तो फिर मुश्किल होगी अलाउ होना। तो अगर आपने वो ब्रोकरेज या कमीशन चेक से दिया हुआ है तो वो आपको माइनस कर सकते हैं। ये ब्रोकरेज भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो फिक्स करता है कि ये आपको दलाली इस पर मिलने वाली है, वही परसेंटेज होगा। जी हाँ। मतलब जो नॉर्मल 2% या 1% जो सिस्टम है उसके हिसाब से आप ये ब्रोकरेज में 10% दिया हूँ वैसा नहीं बता सकते। अच्छा। जो नॉर्मल रेंज है आप वो रेंज में बता सकते हैं। उसके अलावा आप प्रॉपर्टी खरीदते वक्त जो स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं वो नॉर्मली खरीदने वाला पे करता है। तो सभी आपके 80 लाख जो हमारा एग्जाम्पल है, 80 लाख में आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी, उसके ऊपर आपने स्टैम्प ड्यूटी भरी, बिल्कुल 7%, 7.5%, तो वो 7.5% आपको वो भी माफ़ हो जाएगी। तो ये सब माफ़ होके आपको हार्डली एक छोटा अमाउंट रहेगा जिसके ऊपर आपको 20% टैक्स लगेगा। तो ये एक बेनिफिट है। जी हाँ।
आम लोगों को नहीं पता होता, वो समझते हैं कि पूरे 1 करोड़ की मुझे इनकम टैक्स रिपोर्ट देनी पड़ेगी। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपसे मैं ज़्यादा जानकारी मालूम करना चाहूँगा। जी जी। फिक्स डिपॉजिट जो हम कर लेते हैं जी। टैक्स में, ये किस तरीके का इसका रोल रहता है? जी देखिए, फिक्स डिपॉजिट अगर आप कर रहे हैं तो एक तो पहले आप ये देखें कि वो फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपके पास वो पैसे कहाँ से आए। अक्सर लोग ये करते हैं कि पैसों का सोर्स नहीं होता है, पैसे फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। गवर्नमेंट उसको वॉच कर रही है, गवर्नमेंट को पता है कि लोग फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं मगर उनके पास उतने डिक्लेयर पैसे नहीं है, मतलब आईटी रिटर्न में उसको डिक्लेयर करके उसके ऊपर टैक्स भर के वो पैसों को वाइट या लीगल करके आपने वो पैसों को डिपॉजिट नहीं किया है। अब कई लोग क्या करते हैं, भाई प्रॉपर्टी बेचे, उसके अंदर कुछ कैश पोर्शन आ गया, वो पैसे लेके जाके डिपॉजिट कर दिए, कैश डिपॉजिट कर दिए, वहाँ ऑलरेडी आपको एक नोटिस आने का चांस हो गया। फिर जो है आप कैश डिपॉजिट करते हैं, नोटिस आ रहे, फिर उसको वो डिपॉजिट जो किया वो पैसों को फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, फिर फिक्स डिपॉजिट की वजह से और एक नोटिस फ्लैग हो जाएगी आपको, तो दो नोटिस आ जाएंगे। तो आप ये देखें कि पहले आप आपकी सारी इनकम लीगली डिक्लेयर करें, जो लीगली डिक्लेयर्ड पैसा है वो पैसों का आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अब एक बार आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो ये फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट आएगा आपको, उसके ऊपर अगेन फिर आपको टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा? जी जी, इंटरेस्ट के जो ऊपर हमें टैक्स फिक्स डिपॉजिट से जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जी, जी। हमने एक बार पहले टैक्स मतलब दे दिया है जी। उसके बाद इंटरेस्ट पे और लगेगा, तो ये तो मतलब माइनस पॉइंट कहूँगा मैं इनको। नहीं, अब देखिए क्या होता है ना कि अब समझे आपने इनिशियली कमाया, सैलरी कमाई, सैलरी के ऊपर आपने टैक्स दिया, सेविंग की, टैक्स दे के सेविंग किया, सेविंग के ऊपर जो सेविंग का पैसा है उसने आप फिक्स डिपॉजिट किया, तो जब आप सैलरी पे कर दी तब तो आपने ये फिक्स डिपॉजिट के पैसों के ऊपर भी टैक्स पेड है आपके बचे हुए, उसके ऊपर अलावा फिर से आपको इंटरेस्ट एवरी ईयर आ रहा है, तो वो एक अलग इनकम हो गया, वो अलग इनकम सोर्स, एक और एक सोर्स ऑफ इनकम हो गई। तो फिर जब वो इनकम आ रही है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लेगी, क्योंकि ये इनकम टैक्स है तो आपको आपकी इनकम पे लगेगा टैक्स। तो फिक्स डिपॉजिट में भी हो रहा है ये कि कई एनआरई डिपॉजिट्स है तो आपको वो एनआरई के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा, जब तक आप एनआरआई हैं जब तक आपको एनआरई डिपॉजिट्स पे टैक्स नहीं लगेगा। तो आप वो छोड़ के जो आपके लोकल डिपॉजिट्स है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बातचीत का यह दौर यूं ही जारी रहेगा।